तो देखिए, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे कांग्रेस की। गिरीश देवांगन जो कि राजनांदगांव के प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं आम जनता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं की पहचान है और मैं मैदान में उतरूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है, कोबल, उन्होंने स्थिति साफ कर दी है कि 15 साल से जो भ्रष्टाचार रमन सिंह करते आए हैं, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने मैं आया हूं। तो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्या स्थिति है, वो देखने वाली बात होगी। कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन इस कांटे की टक्कर के बीच कई छोटे दल बाजी न मार जाएं, क्योंकि इस बार सरकार बनाने में अहम भूमिका छोटे दलों की भी रहने वाली है। चाहे हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, और आपने भी एंट्री छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कर दी। तो अब देखने वाली बात होगी कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तो दोनों ही पार्टियों की लिस्ट को हल्की लिस्ट बता रही है। अब किसकी लिस्ट हल्की, किसकी लिस्ट भारी, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कोमल, बिल्कुल साफ जाहिर है। और छोटे दलों की जब आपने बात की तो आम आदमी पार्टी को लेकर हम बात कर लेते हैं। पंजाब मॉडल हो या दिल्ली मॉडल हो, इसी को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी आगे दिखती है और फिर जनता को लुभाने के लिए हर वो कोशिश की जाती है कि कैसे भी जनता उनके पक्ष में आ जाए। अब देखना यह होगा कि जो पंजाब मॉडल और दिल्ली मॉडल को लेकर जनता के बीच आम आदमी पार्टी उतर रही है, ये कितने वोट अपनी ओर खींचती है, क्योंकि टक्कर तो अगर वोट कितना भी खिंच जाए, यहां पर कमी तो बीजेपी और कांग्रेस को महसूस होगी फिर उन वोटों की। अब अगर ठंडी लिस्ट को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से इतना सर्वे किया गया, इतनी मेहनत की गई और प्रत्याशियों को अब जाकर जब उतारा गया है, तो बीजेपी की ओर से लगातार जो लिस्ट को लेकर कहा जा रहा कि ठंडी लिस्ट है, ठंडी लिस्ट है, तो देखना अब ऐसे में यह भी होगा कि बीजेपी की जो लिस्ट सामने आई है, क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता उनके अगेंस्ट जाते हुए नजर आए हैं और जगह जगह विरोध, ऐसा विरोध देखने को मिला कि कई अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे एक ही जगह पर विरोध करते हुए नजर आए हैं। वहां पर उनका सीधा ये कहना कि हमारे पसंद के प्रत्याशी नहीं है, हम यहां से वोट ही नहीं देंगे, नोटा दबा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग उनके लिए चुनौती है। बिल्कुल, चुनौती तो कई है इस बार, कोबल, क्योंकि देखिए, जब बीजेपी की सूची जारी होते जा रही थी, बागी सुर भी उतने तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे थे। चाहे हम मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी की बात करें या हम सीधी विधायक की बात करें, नाराजगी तो बहुत देखने को मिल रही थी। अब कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद किस तरीके से बागी सुर उठते हैं और किस तरीके से पार्टियों के लिए ये बागी चुनौती बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा करते रहेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं, श्री कुमार मेमन है कांग्रेस नेता, और बाबूलाल जी जो कि राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़े हुए हैं। लगातार हम इनसे सवाल लेते रहेंगे। सबसे पहला रुख मैं के.एस. चौहान जी आपसे करूंगी। बीजेपी कह रही है कि हमारी लिस्ट स्ट्रांग, कांग्रेस की लिस्ट वीक। अब देखिए, खरसिया की बात कर लें या फिर कोई जो भी हॉट सीट है वहां की बात कर लें, हमने खरसिया में देखा कि पिछली बार बीजेपी ने ओपी चौधरी पर भरोसा जताया था और इस बार नए प्रत्याशी को उतार दिया गया है और उमेश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी पहले से ही जानती थी कि उमेश पटेल के आगे कहीं ये ना हो जाए कि ओपी चौधरी फिर ना टिक पाए, इसलिए ये निर्णय पहले ले लिया गया था? नहीं, अगर निर्णय पहले ही ले लिया जाता है, चुनाव के पहले ही अगर निर्णय ले लिया जाता है, तो चुनाव करने की जरूरत क्या है? ये तो कांग्रेस का जुमला है, ये कांग्रेस तो बोलेगी। आज मैं मोहतरमा ये बता दूं आपको कि 43 सीटें न्यू फेसेस को दिया गया है 85 में, मतलब 50% से ज्यादा। और आपने क्या किया? आपने 8 विधायकों की टिकट काटी, 30 का आपने नाम लिया, 8 की विधायकों की टिकट काटी, उसमें से सिर्फ 4 न्यू फेसेस दिए गए। उसके कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में कितने आवेदन आए थे? तो आप लोग के आए थे 2790 आवेदन आते हैं इस मतलब उम्मीद पे कि हमारे को कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो आज कार्यकर्ता ये वाली लिस्ट देख के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ खेल खेला गया है, जैसे ये कैंडी क्रश खेलते हैं। और इनको सिर्फ यूज क्यों किया गया है? ये यूज इसलिए किया गया है क्योंकि 17 अगस्त को जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकलती है, उसके सामने इनके पास कोई उत्तर ही नहीं रहता है। इस वजह से वो बोलते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम पहले ब्लॉक कमेटी, उसके बाद जिला कमेटी, उसके बाद चुनाव कमेटी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद
चुनाव समिति में जाएंगे, उसके बाद करेंगे। अब क्या होता है मोहतरमा कि चुनाव केंद्रीय समिति में सिर्फ इकलौते नाम को रखा जाता है यहां से छत्तीसगढ़ से, कौन? टीएस सिंहदेव जी। और स्क्रीनिंग कमेटी में किसको रखा जाता है? जब स्क्रीनिंग कमेटी बनती है तब उनका नाम नहीं था और उसके बाद में लाया जाता है। किनको रखा जाता है? तो चरणदास महंत जी को रखा जाता है। अब हम सब जानते हैं, सर्वविदित है कि कितनी सांठगांठ है, कितनी जमती है। केंद्रीय चुनाव कमेटी में किसको रखा जाएगा, ये तो कांग्रेस का अपना कॉल है, इसमें ना हम कुछ कह सकते हैं ना आप, या इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। ये इंटरनली बात छोड़िए ना, अभी इसकी बात करिए ना, जो अभी जो सीटों का वितरण किया गया है, जहां प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो बीजेपी के लिए कितने टक्कर के हैं और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है, या फिर आप इनको लाइटली ले रहे हैं? तो उस बात का जिक्र करिए। आप खुद सोचिए, जिनको सामने आने में इतना समय लग गया, 2 महीना लगभग 2 महीना लग गया। 15 दिन तो आप छुपे रहे कि पितृपक्ष चल रहा है और उसके बाद बोले कि हम नवरात्र के पहले दिन सूची जारी करेंगे। तो ये सूची जारी की है आपने। 30 में से 26 नाम तो आपके पहले से ही डिसाइड थे, तो आपने पहले सूची क्यों जारी की? तो आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था आपने प्रत्याशियों को उतारने का। जब इंसान के पास कॉन्फिडेंस ही ना हो उतने प्रत्याशियों को उतारने का, तो जीतेंगे क्या? आपके हार के लक्षण यहीं से चालू हो गए। और आपने बोला कि माताओं के, जो दुर्गा माता के और नवरात्र के पहले दिन हमने करा है, तो माताओं का तो आपने सम्मान ही नहीं रखा, महिलाओं का सम्मान ही नहीं रखा। महिलाओं के 2 टिकट आपने काट दिए और उसमें से 1 टिकट महिला की, सिर्फ उसका एक ही दोष था छन्नी साहू जी का कि उन्होंने टीएस सिंहदेव जी का समर्थक होना अपनाया था। टीएस सिंहदेव जी का हम समर्थक हैं, ये अपनाया था, इस वजह से आपने टिकट काट दी उनकी। और 2 महिलाओं की टिकट काट के ये कौन सा नवरात्र में आप अपनी माता को भेंट दे रहे हैं? माता को भेंट देना है तो आप पहले अपनी घर की, अपने दल की माताओं की इज्जत करना सीखे, उसके बाद करें। आज ये मैं बोलना चाहता हूं, 10 से 12% आपने न्यू फेस लाए। आप बोलते थे कि 50% का आपका रेशियो रहेगा, 10 से 12% आपने लाया। उसके बाद क्या लाया? 30 जो आपके आए, पहले जो हमारे 21 जो हुए, उस 21 के सामने आपके मंत्री, मुख्यमंत्री की भी टिकट थी, वो आपने लाने में 2 महीना लगा दिया। इसका मतलब, मैं आपको अंदरूनी कमेटी के बारे में इसलिए बता रहा था कि इनकी इतनी ज्यादा अंतरकलह ज्यादा बढ़ गई है कि इस वजह से ही आपने ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आपने की बात की जाए तो यही खाना पूर्ति का यही चीज तो बीजेपी के लिए भी कही जा रही है कि अंतरकल है, बढ़ रहा है। और जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं श्री कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी की ओर से आपने सुना कॉन्फिडेंस की कमी कांग्रेस में बताई जा रही है। एक वक्त लिया गया नामों का ऐलान करने के लिए, उसमें भी 8 सिटिंग एमएलए जिनका नाम काट दिया गया। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा कि नवरात्र की शुरुआत की गई और 2 विधायक, जो महिला विधायक, उनका ही टिकट काट दिया गया। आपको नहीं लगता जैसे बीजेपी में एक विरोध देखने को मिल रहा है, कहीं कांग्रेस को भी ये सब ना झेलना पड़ जाए? सबसे पहले तो आपको और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बधाई। आज पावन दिन हम सब आज इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी ये बात कर रही है। आप देखेंगे एक ऐसी पार्टी जो पिछले चुनाव में हर जिले में जाकर डिब्बा लेकर गए थे, आपको याद होगा, डिब्बा कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए, डिस्कनेक्ट हो गया और जिस पार्टी का प्रदेश की समिति की चर्चा भी नहीं हुई है, इस प्रदेश समिति की चर्चा भी नहीं हुई है, चुनाव समिति की। डायरेक्ट कौन टिकट बांट रहे हैं? अमित शाह जी और मोदी जी। और उसके बाद क्या हो रहा है रिजल्ट? 85 सीट इन्होंने टिकट बांटी है, उसमें 67 जगह आक्रोश है। इनके कार्यालय को घेरा जा रहा है, इनके नेताओं को घेरा जा रहा है। गणेश राम भगत जी पूर्व मंत्री हैं, वो तो पूरे खाना, पूरा चूल्हा चौका सब लेके आकर बैठे हुए हैं रायपुर में कार्यालय में इनके, और जाएंगे नहीं बोल रहे जब तक डिसाइड नहीं होगा। ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया को अपनाया है। आज हमने अभी 30 टिकट घोषित की है। 30 टिकट में जो जीतने लायक उम्मीदवार हैं, हर प्रकार से उनका सर्वे कराने के बाद
हर प्रकार से उनके संबंध में जानकारी के बाद, फीडबैक के बाद, पब्लिक फीडबैक लेने के बाद, इन तमाम एक्सरसाइज करने के बाद टिकट जारी की गई है। ये जो 8 टिकट कटे हैं, क्या उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो जीतने लायक था? सभी ऐसे थे कि जो हरा देते हैं? नहीं, देखिए, सबकी बात नहीं है। फीडबैक हर लेवल पे लिया जाता है, कार्यकर्ताओं के लेवल पे लिया जाता है, उसके अलावा जनता से भी जानकारी ली जाती है। हर प्रकार से जानकारी लेने के बाद पार्टी निर्णय लेती है। और इसमें कई समीकरण है, कई इसमें से कैंडिडेट हमारे हो सकता है लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक, लोकसभा चुनाव के संबंध में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, पार्टी के संगठन में उपयोग किया जा सकता है। तो टिकट कटना कोई आक्रमणता नहीं होती, कोई नाकाबिलियत नहीं होती है। इनका उपयोग पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर होगा और ऐसे जगह पर होगा जहां उनके जो अपनी काबिलियत है उसका अनुरूप उनसे काम कराया जा सके। और टिकट के संबंध में मैं एक बात क्लियर कर दूं, आक्रोश की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कांग्रेस के अंदर में आक्रोश की बात तो तब आएगी जब वैसी टिकट बांटी जाएगी। आज तो आक्रोश हम लोग देख रहे बीजेपी के अंदर, ओपी चौधरी जी को भागना पड़ा। बिल्कुल मेमन जी, हम भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जैसे बीजेपी में बगावती सुर उठे हैं, वैसे क्या कांग्रेस में भी उठेंगे? मैं आपके पास लौटूंगी, बाबूलाल जी का रुख कर लेती हूं। बाबूलाल जी, लगातार आप ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कॉन्फिडेंसलेस बता रही है या कॉन्फिडेंस की कमी है बोल रही है। और जैसा कि बीजेपी ने कांग्रेस के लिए आरोप लगाया कि कॉन्फिडेंस में कमी होने के चलते लेट टिकट का ऐलान किया गया, लेट प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। देखिए, दोनों ही पार्टी में आजकल एक फंडा बहुत चला है, हिंदुत्व का फंडा। वो कहते हैं हम हिंदू हितैषी, वो कहते हैं हम हिंदू हितैषी। देखिए, इन सब के बीच कोई कहता है हम नवरात्रि में लिस्ट जारी करेंगे। तो अब जिस तरह की स्थिति बन रही है, क्या ये लड़ाई सिर्फ प्रत्याशियों के ऐलान तक की है या छोटे दल कहीं इस बीच में बाजी मार जाएंगे? क्योंकि वो भी इस बार स्ट्रांग तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। सर देखिए, अन्य दलों का उतना ज्यादा प्रभाव मैं नहीं देखता हूं, लेकिन कुछ असर पड़ेगा ये भी मैं मानता हूं, क्योंकि कुछ सीटों पर असर डाल सकती है। बसपा डाल सकती है, आप डाल सकती है, जो भी कांग्रेस किसी से जुड़ के डाल सकती है, फिलहाल वो अकेली है। इस तरह से जो है मैं छोटा मोटा प्रभाव मान सकता हूँ, लेकिन बड़ा प्रभाव नहीं मानता। जहां तक सवाल सूची में सनातन धर्म जैसी बात जो उठाई जा रही है, हिंदू वाली बात उठाई जा रही है, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा शांत प्रदेश है जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम वाला मसला हुआ नहीं। करने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया गया, वो भी कोई खास चला नहीं। इसलिए मैं नहीं मानता कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला मसला कुछ होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा पुट ऐसा जो है सनातन धर्म का ध्यान रखने वाली पार्टी के रूप में जो है कांग्रेस ने ये सूची आज के दिन जारी करके जो है ये बताने का प्रयास जरूर किया है। लोगों को लगता भी होगा कि भाई देखिए, इन्होंने ध्यान दिया कि पितृपक्ष में नहीं जो सूची जारी करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने सूची पितृपक्ष में जारी की है, जबकि सनातन धर्म में ऐसी चीजों में रोक है कि भाई कोई शुभ कार्य जो है वो पितृ पक्ष में नहीं करते। एक मैं आपको बात बोलना चाहता था कि इस 30 सीट में जो है वो 4 महिलाओं को टिकट दी गई है, मतलब 13% महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनौती है कि बची हुई 60 सीटों पे कितनी सीटें आती है। मान लीजिए इन्होंने अपना 20-22% भी अगर कहीं कवर कर लिया पूरी 90 सीटों में, तो वो चुनौती भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता था कि अभी गिरीश देवांगन ने अपनी एक बात कही, जिससे वो एकदम से अभी तक जैसे कहा जा रहा था कि पैरासूट लैंडिंग कर रहे हैं वहां पे राजनांदगांव में, बाहरी है, तो वो बाहरी वाले रिश्ता खत्म करके उन्होंने बता दिया कि वो मेरा ननिहाल है। मामा का गांव मतलब ननिहाल, माँ का घर। तो ये एक रिश्ता कायम करके जो है उन्होंने राजनांदगांव से अपनी करीबी जो है जाहिर करने का प्रयास किया है। और इसी तरह जो है जब टिकट मिल जाती है तो बहुत सारी परेशानियां जो है इसी तरह से दूर की जाती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ता है और वो अपनी सीट अपना वहां पे पैरासूट लैंडिंग वाली बात को नकार सकता है। तो इस स्थिति में जो है, जहां तक सवाल है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। यहाँ पर कभी भी इस आधार पर वोटिंग कभी नहीं हुई है। बाबूलाल जी, बिल्कुल आपने ये बात सही कही। छत्तीसगढ़ में शांत तरीके से हम देखते हैं कि इतना नहीं होता है, लेकिन अगर ये दूसरे प्रदेश होते हैं तो वहां पर किस तरीके से आक्रामक स्थिति बन जाती है। आनंद जाट जी मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी,
पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसका बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो आ चुकी है। देखिए, कई आरोप लग रहे हैं परिवारवाद को लेकर भी। बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद के तरीके से बेटा और बाप को टिकट दिया गया, चाचा और भतीजा को टिकट दिया गया। क्या वाकई में परिवारवाद का ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है?